दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है और वाकई में जनता जब राजनीतिज्ञों को पीसती है ना तो बड़ा महीन पीसती है। हमारे देश की राजनीति में कब किसके दिन फिर जाएं, कब किसके दिन पलट जाएं, कुछ कह नहीं सकते। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों मतलब एक जीता जागता उदाहरण है। अभी कुछ महीने पहले जिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने दम पर अपनी पार्टी को मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंचाया, वो शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने लगातार पार्टी आलाकमान द्वारा नेग्लेक्ट किए जाने के बाद भी, सीएम कैंडिडेट घोषित ना किए जाने के बाद भी मैराथन रैलियां की, रैलियों पर रैलियां की, ये जानते हुए भी कि उनको लेकर लगातार नाराजगी है, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मध्य प्रदेश जीतकर अपनी पार्टी की झोली में डाला और जब उनको सीएम नहीं बनाया गया तो चुपचाप साइडलाइन नहीं हुए, लगातार सक्रिय रहे और ये तक कह दिया कि अगर दिल्ली जाकर मुझे अपने लिए कुछ मांगना पड़े तो मैं मरना पसंद करूंगा। उस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति से जिस तरह से साइडलाइन शिवराज सिंह चौहान को न केवल पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद मोदी और अमित शाह ने किया था दोस्तों, सबको यह लगा था कि शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म हो गई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कमबैक किया है, आज पीएम मोदी अपनी इस बैठक में जब अपने मंत्रियों के साथ 1-to-1 बात कर रहे थे, अब इसमें 1-to-1 तो खैर कम होता है क्योंकि मोदी जी बात करते हैं और लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान को यहाँ बैठे देखना मोदी जी को कैसा लग रहा होगा। मतलब वो शिवराज सिंह चौहान जो किसी भी हाल में मोदी जी को कभी पसंद नहीं थे, मोदी जी हर लिहाज से चाहते थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति से उनको बाहर कर दिया जाए और उसको किया भी गया। अपने मनपसंद सीएम को यहाँ पर मोदी जी ने बिठाया। पूरे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान सक्रिय रहे, उसके बावजूद भी उनको सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, 8 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले हैं। विदिशा में एक तरह से उन्होंने अपना कद दिखाया है कि मध्य प्रदेश में उनकी राजनीति अब भी, उनका नाम अब भी जिंदा है और देखिए वो गूंज आज दिल्ली तक सुनाई दी है। दोस्तों, अब शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का केंद्रीय मंत्रिमंडल में होना बहुत से संकेत देता है। संकेत नंबर 1, शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के हमेशा से खास रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और गडकरी आरएसएस के प्रिय रहे हैं, आरएसएस लगातार उनको आगे बढ़ाती रही है। एक वक्त में शिवराज सिंह चौहान आडवाणी गुट के माने जाते थे। जब मोदी जी की केंद्र की राजनीति में, दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं हुई थी, वो गुजरात के सीएम थे, तब से शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के लाडले हैं और आडवाणी गुट के माने जाते हैं। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब जब आरएसएस भी पहले से ज्यादा से लेकर इस सरकार में उसकी हिस्सेदारी रहेगी, आज से पहले आरएसएस को भी लगातार दरकिनार किया गया। बीच चुनाव में जेपी नड्डा ने यह तक कह दिया कि भाई आरएसएस की अब हमें जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। हालांकि बीजेपी कितनी सक्षम थी वो तो दिख गया। शिवराज सिंह चौहान का इस भीड़ में बैठना, इन तमाम संभावित मंत्रियों के बीच बैठना एक सवाल उठाता है कि क्या आरएसएस के दबाव में शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया और कोई बड़ा कैबिनेट उनको मिल सकता है? और अगर कोई बड़ा कैबिनेट मिल सकता है तो कौन सा कैबिनेट मिल सकता है? क्योंकि दोस्तों अभी तो पद और गोपनीयता की शपथ होगी, केवल पद और गोपनीयता की शपथ होगी। अभी ये नहीं पता कि किसको कौन सा कैबिनेट मिलेगा। ये लगातार टीडीपी की तरफ से शर्त थी कि अमित शाह को कैबिनेट का हिस्सा न बनाया जाए, लेकिन अमित शाह भी यहाँ दिखे हैं, तो अमित शाह केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ये तो साफ है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कौन सा कैबिनेट मिलेगा, इस पर लगातार संशय है। राजनीतिक गलियारों में तो दोस्तों ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्रालय दे दिया जाए या फिर रक्षा मंत्रालय दे दिया जाए। एक मलाईदार, एक बड़ा मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को अगर मिलता है ना दोस्तों, तो ये ना केवल उनके अपने राजनीतिक कद का, उनके रसूख का एक तरह से उदाहरण होगा, बल्कि आरएसएस किस तरह से उनको लगातार बैक कर रहा है, आरएसएस कैसे चाहता है कि अब उनके जो फेवरेट चेहरे हैं उनका सेज ज्यादा रहे, ये भी इस बात का सबूत है। क्योंकि दोस्तों इस चुनाव से पहले जब 300 प्लस का नारा दिया गया था, 300 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, तब ये कहा गया था कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो नितिन गडकरी का तो पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी ने भी जबरदस्त वापसी की है। इस भीड़ में देखिए मोदी जी जब अपने संभावित मंत्रियों से बात कर रहे हैं माइक लेकर, तो नितिन गडकरी भी दिखाई दे रहे हैं। और नितिन गडकरी भी दोस्तों आरएसएस के खासम खास चेहरा है। दोस्तों जिस वक्त नतीजे आए थे और मोदी जी मायूस चेहरा लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे और वो उन पर फूल बरसा रहे थे, उस वक्त पूरी बीजेपी वहीं थी।
नितिन गडकरी नहीं थे, नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ थे। नितिन गडकरी के साथ पिछले कुछ सालों में जिस तरह से उनका जो हश्र किया गया, उनकी राजनीति खत्म करने की पूरी कोशिश की गई बीजेपी के अंदर, अब उन्होंने भी जबरदस्त कमबैक किया है। अब आप सोचिए दोस्तों, केवल इस बात पर यह भी चर्चा हो रही है कि मोदी अपने जो गठबंधन के साथी है, टीडीपी और जेडीयू, उनकी पॉलिटिक्स को कैसे झेलेंगे, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में बहुत सी मजबूरियां होती हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये मत सोचिएगा कि शपथ ग्रहण के बाद तो प्रेशर पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। मतलब साल के 365 दिन लगातार प्रेशर बनाया जाता है। सार्वजनिक तौर पर ऐसी बयानबाजी होती है जो आपको पार्टी के तौर पर नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा सरकार के कई फैसलों को लेकर खुलकर गठबंधन के नेता बोलते हैं और इसी के जरिए वो सरकार के अंदर प्रेशर बनाते हैं। लेकिन ये तो बाहरियों का प्रेशर होगा, परायों का प्रेशर होगा, ये तो अपने हैं ना दोस्तों। जिस शिवराज सिंह चौहान को मोदी जी ने अभी कुछ महीने पहले सिरे से खारिज कर दिया, उनको ये तक आंखों में आंसू लेकर बोलना पड़े कि अगर दिल्ली जाकर मुझे कुछ मांगना पड़े मैं मरना पसंद करूंगा, आज उन्हें दिल्ली बुलाया गया, मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा और जाहिर सी बात है जो राजनीतिक कद उनका है उनको मलाईदार मंत्रालय मिलेगा। दोस्तों जो राजनेता होता है ना, खासतौर पर हमारे देश का राजनेता बड़ा अलग किस्म का, अलग मिट्टी से बना होता है। वो चेहरे में, अपनी जुबान पर बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बोलता है। जैसे शिवराज सिंह चौहान की जुबान से आप सुनेंगे मोदी जी के लिए कैसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। शिवराज सिंह चौहान उन नेताओं में से थे जिन्होंने मोदी जी को विष्णु का अवतार बताया था। लेकिन मोदी जी ने जो उनकी राजनीति का हश्र किया, उसके बावजूद भी वो इतनी बड़ी जीत दर्ज करके न केवल आए बल्कि आज केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान जैसे कद वाला नेता जो इतने लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, क्या उनका जो विभाग है, अगर जो मंत्रालय उनको दिया गया है, क्या उसमें उस लेवल का हस्तक्षेप हो सकता है जिस लेवल का हस्तक्षेप अब तक पिछले 10 सालों में अलग अलग मंत्रालयों में हुआ? शिवराज सिंह चौहान कोई रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं कभी। उन्होंने चाहे केंद्र में एनडीए की सरकार रही हो ना रही हो, केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद मोदी जी आए तो भी वो मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान अपने फ्री हैंड में काम करते रहे, हमेशा से फ्री हैंड रहा उनका। और आज वो मंत्रालय अगर चलाएंगे तो वो भी अपने लेवल पर चलाएंगे, अपने स्तर पर चलाएंगे। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों, जिस समावेशी सरकार की इस देश को जरूरत थी, आज वो एक्चुअली में हर लिहाज से मिल रही है। उसमें गठबंधन के नेताओं की तो प्रेशर है ही, चिराग पासवान है, एकनाथ शिंदे हैं, जेडीयू है, टीडीपी है, लेकिन पार्टी के अंदर भी वो नेता जिनके पर कतरने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, चाहे आप नितिन गडकरी का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप शिवराज सिंह चौहान के जिक्र कर लीजिए, सब वापसी करके आए हैं, बड़ी वापसी करके आए हैं। और यकीन मानिए पिछले 10 सालों में जिस तरह से सरकार मोदी जी ने चलाई है, अगर वैसे ही ये सरकार चलती रही, उसी टेम्परामेंट के साथ ही सरकार चली, दोस्तों बाहरियों से तो प्रेशर बाद में पड़ेगा, उसके पहले प्रेशर पड़ेगा अपने नेताओं से। क्योंकि अब मोदी जी राजनीतिक तौर पर उतना बड़ा कद उनका नहीं रहा है। जनता ने उनको साफ संदेश दे दिया है कि आपके नाम पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने वाली है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और ये भी बात सही है कि जितनी सीटें आई हैं उसमें ज्यादातर सीटें मोदी के नाम पे आई हैं। लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों कि पूर्ण बहुमत से जनता ने उनको दूर रखा है। तो ये सवाल ये है कि मोदी जी का जो टेम्परामेंट रहा है काम करने का, वो किस किस की सुनेंगे? वो सहयोगियों की सुनेंगे, सहयोगियों को मैनेज करेंगे, वो अपनों को मैनेज करेंगे, उनको मैनेज करेंगे जो अब तक जिनको वो मैनेज कर रहे थे, जिनका पत्ता काटने के लिए कोई कोशिश नहीं छोड़ी गई है। बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले कुछ महीने में साफ हो जाएंगी कि किस तरह का कामकाज, किस तरह का सरकार चलाने का काम मोदी जी का रहता है। उसके बाद ही तय होगा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स आगे कैसे जाएगी। क्योंकि आरएसएस ने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को अब दिल्ली में सक्रिय किया है, ये बीजेपी की भविष्य की राजनीति के लिए भी एक संकेत देता है। क्या आरएसएस मोदी के बरक्स एक दूसरी लीडरशिप, एक नया नेतृत्व खड़ा करना चाहता है? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।